Good morning, Bachu. I am Sanjay Bhatnagar this side, and I welcome you to my channel, Economics by Sanjay Bhatnagar. Good morning, Bachu. I am Sanjay Bhatnagar this side. I welcome you to my channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. मैं इससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, लाइक भी किया होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करा होगा. आज मैं इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. थोड़ा सा लंबा है, बहुत सारे बच्चे इसको पसंद नहीं करते क्योंकि थियोरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग लगेगा. लेकिन जहाँ तक मैं जिस तरीके से मैं समझाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे. तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ. चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. भाई इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस पर, जब इंडिपेंडेंट हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस गेन करा तो उस टाइम पर उसकी सिचुएशन कैसी थी. तो सीधे से पहला फीचर है इंडिपेंडेंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी. भाई हमारी इकोनॉमी एक तो इंडिपेंडेंट थी, हम किसी के कंट्रोल में नहीं थे, प्लस हम बहुत ज़्यादा वेल टू डू थे. हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी. वर्ल्ड की कुछ बहुत सबसे बेस्ट इकोनॉमीज में हमारी कंट्री का नाम आता था. अगर आपने वर्ड सुना होगा कि हमारी कंट्री को सोने की चिड़िया करके भी बुलाया जाता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले. तो इसका मतलब है हम लोग बहुत प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थे. जो दूसरा है अग्रेरियन इकोनॉमी. भाई क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. उस टाइम पर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी पे डिपेंड करते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकम के लिए. तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी मेनली एग्रेरियन इकोनॉमी थी, मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी. एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वी वर सेल्फ सफिशिएंट. मतलब हम इतना उगाते थे कि हमारे खुद की कंट्री की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी होता था. बल्कि हम बाहर के बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट भी करते थे. जो तीसरा पॉइंट है वो है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. भाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जैसे पॉटरी मेकिंग, जैसे कारपेट वीविंग है, बास्केट मेकिंग है, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बोला जाता है. हमारी कंट्री का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो वर्ल्ड की कुछ बेस्ट इंडस्ट्रीज में काउंट किया जाता था. हम बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करते थे एंड वी वर नोन फॉर दिस. हमारे को इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता था. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कॉटन टेक्सटाइल्स, स्टोन, मेटल, कारपेट वीविंग, पॉटरी मेकिंग. ये सारी की सारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से हमारी कंट्री का बहुत ज़्यादा नाम था. ओके बच्चों, इससे पहले कि हम चैप्टर आगे पढ़े, हमें एक वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए. ये वर्ड है कॉलोनियलिज्म. भाई कॉलोनियलिज्म होता क्या है, ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा. कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर एंड द अदर इज इट्स कॉलोनी. एक ऐसा सिस्टम जो पॉलिटिकली सोशल रिलेशन डिफाइन करता है दो देशों के बीच में, जिसमें से एक कंट्री तो रूलर है और दूसरी कंट्री उसकी कॉलोनी है. कॉलोनी का मतलब है कि उसके कंट्रोल में है. यहाँ पे जैसे कि इंडिया के केस में जो रूलर कंट्री थी वो थी ब्रिटेन और जो कॉलोनी थी वो थी इंडिया. तो यहाँ पे क्या होता है कि द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज़ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी. यही नहीं कि पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल है, पूरे का पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल रूलिंग कंट्री का डोमिनेटेड कंट्री पे होता है, बट इट आल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ डोमिनेटेड कंट्री. बल्कि जो रूलिंग इकोनॉमी है या रूलिंग कंट्री है वो डोमिनेटेड कंट्री की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी डिटरमाइन करती है, डिसाइड करती है. ओके बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है कि क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश पीरियड के दौरान इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी क्या पोजीशन थी, क्या कंडीशन थी. भाई सीधी सी बात है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वो स्टेगनेंट. स्टेगनेंट वर्ड का मतलब होता है ठहरा हुआ, जहाँ पे कोई भी टाइप की तरक्की नहीं हो रही, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके. तो कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाया. पहला फैक्टर है लैंड सेटलमेंट सिस्टम. भाई ब्रिटिशर्स ने एक
हमारी कंट्री में क्या करा, उन्होंने एक ऐसा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जो कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं था। तो जैसे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई पूरी कंट्री को उन्होंने एरियाज में बांट दिया और हर एरिया को कुछ ज़मींदार लोगों को दे दिया। आपने वर्ड बहुत सुना होगा ज़मींदारी सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि जो लैंड ओनरशिप है वो ज़मींदार को दे दी जाती है और ज़मींदार को ये राइट्स दे दिए जाते हैं कि वो जो भी उसके अंडर में जितने भी फार्मर्स हैं या वो जो भी फार्मर्स को रेंट पर ज़मीन दे रहा है उनसे वो लगान इकट्ठा करेगा और जब लगान आ जाएगा तो एक पार्ट अपने पास रखकर बाकी सारे का सारा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती थी कि ज़मींदारी सिस्टम में जो ज़मींदार थे उनको फ्री राइट दे दिया, उनको फुल हैंड दे दिया कि आप जैसे मर्जी चाहो आपको रेंट कलेक्ट करना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी टाइप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भाई सीधी सी बात है कि जब आप किसी भी इंसान को आप फ्री हैंड दे देंगे रेंट कलेक्ट करने के लिए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी उन्होंने क्या करा, तो ज़मींदारों को सिर्फ जब उन्होंने ऐसा एक राइट दे दिया कि आप अपनी मर्जी से जब चाहे जितना मर्जी चाहो रेंट कलेक्ट कर सकते हो या लगान कलेक्ट कर सकते हो, तो ज़मींदार सिर्फ अपने लगान में इंटरेस्टेड है, उनको फार्मर्स की कंडीशन से कोई लेना देना नहीं था। भाई फसल अच्छी हुई है या नहीं हुई उनको कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ अपने लगान को कलेक्ट करने के लिए इंटरेस्टेड थे। प्लस डेट ऑफ डिपॉजिटिंग लगान फॉर फिक्स। भाई अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगान जमींदार को ये बोल दिया कि आपको रेंट को लगान को इस दिन पर आपको सबमिट करना है, अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो आपसे आपकी जिम्मेदारी छीन ली जाएगी। जमींदार क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा रेंट लगान हो सके तो कलेक्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट के पास जमा कराने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उनकी जिम्मेदारी को खतरा हो जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट है जमींदार और द गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ फार्मर। भाई क्योंकि ज़मींदार अपने लगान में इंटरेस्टेड थे और गवर्नमेंट भी अपने पैसे में, कि जो भी उनको ज़मींदार कलेक्ट करके देंगे उस पैसे को कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड थे। तो दोनों में से किसी ने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हेल्प कर सके या एग्रीकल्चर सेक्टर का इम्प्रूवमेंट हो सके। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता गया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, क्योंकि लगान बहुत अच्छी तरह से वसूला जाता था, कोई भी ऊपर जो मालिक लोग थे वो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं थे एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार डिक्लाइन करता चला। ओके बच्चों, जो इस क्वेश्चन में जो सेकंड पॉइंट हम बोल सकते हैं वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब है कि फार्मर्स को ये बोला गया कि आप सिर्फ कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे। एक मैंने आपको बताया तो पहले क्या होता है, क्रॉप्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फूड क्रॉप जैसे वीट, राइस, ये सब फूड क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप होता है जैसे जूट, कॉटन, ये सारी की सारी कैश क्रॉप्स हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने फार्मर्स को लालच दिया कि आप सिर्फ कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करिए। कैश क्रॉप के लिए वो ज़्यादा प्राइस पे कर रहे थे, तो फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप। तो उन्होंने क्या करा, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि वो मार्केट में बेच सके। तो फूड क्रॉप का कंजप्शन ऑटोमेटिकली कम हो गया और इस तरीके से क्योंकि गवर्नमेंट लगातार कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स को एनकरेज कर रही थी, तो फूड क्रॉप का प्रोडक्शन डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया, विच अल्टीमेटली क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द इकॉनमी। ओके बच्चों, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। भाई ब्रिटिश पीरियड में हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो लगातार डिक्लाइन कर रहा था। उसमें जो हमारा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल था फार्मर्स का या लैंड का वो बहुत लो था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज थी, हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसे बांध या ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था जिससे कि फार्मर्स को प्रॉपर पानी मिल सके, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज मिल सके। वो ज़्यादातर वेदर या रेन पर डिपेंड करते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, उनको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी। दूसरा पॉइंट है नो इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट और द जमींदार्स। भाई क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट या जमींदार्स वो टोटली अपने मोटिव्स को फुलफिल करने में लगे रहते थे, उन्होंने कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जिससे कि किसानों की हेल्प कर सके। कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो या उनका प्रोडक्शन बढ़ाने में उनको मदद मिले। थर्ड है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। भाई हम
उस समय तक बहुत लंबे टाइम तक हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया करते थे। कोई मशीन या ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या नई मशीनों को यूज़ कर सकें। सारे का सारा जो बहुत पुराने टाइप का सिस्टम हुआ करता था हम वो यूज़ करते थे, तो ऑब्वियसली हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, हमारा जो आउटपुट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम थी। फोर्थ पॉइंट, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कि ज़मींदार फार्मर को एक पीस ऑफ लैंड दे देता है और उनको बोलता है कि भाई लैंड के उस पीस का एक पार्ट पर आप जो भी प्रोडक्शन करोगे उस पूरे क्रॉप प्रोडक्शन का एक पार्ट आपको एज रेंट हमको देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था और ऐसा बहुत होता था कि फार्मर कुछ नहीं उगा पाया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, फसल ख़राब हो गई। बट ज़मींदार उस इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी ऐसा नहीं होता था कि वो उसको माफ़ कर दें, छोड़ दें। वो अपने शेयर को ज़रूर वसूलते थे, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते थे और वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते थे। बच्चों, जो इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कार्सिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमी होना। भाई अभी हम इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट या ज़मींदार वो टोटली अपने में ही इंटरेस्टेड थे, वो अपने पैसे में ही इंटरेस्टेड थे। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जिससे कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर सके। तो भाई सीधी सी बात है कि ना तो उन्होंने कोई लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोई कदम उठाया, ना ही कोई उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करने में, ना ही कोई ऐसा काम करा जैसे कि क्रॉप रोटेशन या ऐसा कोई भी काम उस टाइम पर प्रैक्टिस में नहीं किया गया। फार्मर्स इलिटरेट थे, दे वर हेल्पलेस, दे वर ओवरबर्डन्ड, दे वर अंडर हेवी डेट। प्रॉब्लम कहाँ पर होनी स्टार्ट हो गई कि धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया। ओके बच्चों, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो ये है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम में जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी क्या कंडीशन थी। मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन होगी, लेकिन ऑब्वियसली हम उसको एक प्रॉपर आंसर फॉर्म में जब हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। भाई ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जहाँ पे कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनका टोटल एम अपने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना था। तो उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई। तो जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या करा, वो क्या कहते थे, उन्होंने हमारी कंट्री को कैसे यूज़ करा कि वो हमारे यहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल आता था, आयरन और या अलग टाइप के ओर्स या मेटल्स वगैरह जो भी, वो अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट किया करते थे विदाउट एनी ड्यूटी। मतलब इंडिया के यहाँ पे रेवेन्यू ख़त्म हो गया और वहाँ पे जब गुड्स बन जाते थे तो उन गुड्स को इंडिया में ड्यूटी फ्री कर दिया। तो मतलब यहाँ से गुड्स जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट और वहाँ से जो गुड्स आ रही है उन पर भी कोई ड्यूटी नहीं लग रही। अब भाई उन गुड्स जो कि इंडिया में आ रही हैं कि वो बहुत सस्ती हो जाएंगी क्योंकि उन पर कोई ड्यूटी नहीं लग रही। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उनको बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा और धीरे धीरे करके जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। एक पॉइंट और भाई, क्योंकि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था, इंडिया में अभी तक वो फेज स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उनकी जो गुड्स थी वो मशीनों से बनती थी। भाई सीधी सी बात है कि जब मशीनों से गुड बनेगी तो उसका फिनिशिंग अच्छा होगा, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होंगी। और हमारे यहाँ पे जो गुड्स बनती थी वो बनती थी हाथों से या लो टेक्नोलॉजी से। तो सीधी सी बात है कि हमारी इंडस्ट्रीज उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई और धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट था वो था टू सेल फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट। वहाँ पे जो भी गुड्स बन रही हैं वो यहाँ पर बिना किसी ड्यूटी के बेची जाती थी। ऑब्वियसली हमारा कॉम्पिटिशन टफ हो गया, ये पॉइंट मैंने आपको अभी डिस्कस करा। थर्ड है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। भाई वहाँ से अगर कोई गुड आ रही है बन के, वहाँ पे कोई ड्यूटी नहीं लगा रही, लेकिन हम जब उनकी कंट्री में गुड भेज रहे हैं या बेच रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते थे। तो हमारी गुड फॉरेन मार्केट में महंगी हो जाती थी। भाई जब हमारी गुड महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी गुड की डिमांड कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन करेगा, हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो बंद होनी स्टार्ट हो गई। भाई सेकेंड पॉइंट है, अब क्या होगा कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन करनी स्टार्ट कर गई। भाई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब डिक्लाइन करेगी तो क्या होगा,
हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, जो बेरोजगारी है, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारी कंट्री का एक वैसी प्रॉब्लम कहते हैं कि कंट्री की पॉपुलेशन का बहुत सारा पार्ट, बहुत सारे लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड थे। जब वो डिक्लाइन करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड, भाई अभी तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज अपनाई, वो सारी की सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फेवर करती थी और इंडियन इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में थी। तो अब क्या होने लगा, क्योंकि उनकी गुड्स पे कोई भी टाइप का टैक्स नहीं लग रहा, तो इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीप मिलने लगी। हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उस कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पाई, और जो ऑलरेडी सिचुएशन खराब थी वो और ज़्यादा बद से बदतर होती चली गई। अगला पॉइंट, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। अगर आपको याद हो, कैपिटल गुड्स होती हैं वो गुड्स जो कि जैसे मशीनरी, टूल्स एक्सेट्रा, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जान करके कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री को बढ़ाया जा सके। मतलब टेक्नोलॉजी पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, ऐसा कैपिटल गुड्स पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ब्रिटिश कंपटीशन को बिल्कुल फेस नहीं कर पाया, और धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डिक्लाइन करने लगा। ओके भाई, जिसका फोर्थ पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर का हाल इतना ख़राब था कि जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारी कंट्री का, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम था। मतलब जैसे एक देश का कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर का होना चाहिए था, उसके मुकाबले में इट वाज इन अ वेरी एट अ वेरी लो लेवल। जो अगला पॉइंट है वो है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। भाई पब्लिक सेक्टर बेसिकली होता है जो गवर्नमेंट कंट्रोल सेक्टर होता है, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में जो गवर्नमेंट कंट्रोल सेक्टर था वो बेसिकली रेलवेज या पावर जनरेशन या पोर्ट्स वगैरह में था। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी रोल या कोई भी ऐसा रोल प्ले नहीं करा जहाँ पे कि वो कोई ऐसा काम करे जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के प्रमोशन में हेल्प हो सके। वो सिर्फ उन जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करते थे जहाँ पे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, जैसे रेलवेज जो कि कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के काम में आता है, इंडिया के अलग अलग पार्ट से रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके पोर्ट्स तक पहुँचाना, और पोर्ट से फिर उस सामान को ब्रिटेन भेजना कि वो वहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जा सके वहाँ के इंडस्ट्रीज़ में। तो उन्होंने वो सारे काम करे जो उनके इंटरेस्ट को सूट करते थे। इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं उठाया। अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन करा, वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी लगातार डिक्लाइन करता चला गया। हेलो बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स बाय संजय भटनागर। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी सारे चैप्टर्स लोड कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर देखा होगा, लाइक और शेयर करा होगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इंडियन इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला पार्ट में उसकी वीडियो में ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ। जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है, मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूँ, और थर्ड पार्ट में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट जो बच जाएगा, जो और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है थर्ड पार्ट में मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो सेकेंड पार्ट में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था, जो हम बाहर के देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, वो कैसा था। तो भाई अगर हम इसके आंसर को 3 पॉइंट्स में डिवाइड करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल वाज, 3 तरीके से 3 पॉइंट्स हैं। पहला है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। भाई हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने टोटली अपने पर्पस के लिए यूज़ करा। तो वो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल था, मिनरल, मेटल, जूट, कॉटन, जो रॉ कॉटन वगैरह, ये सब वो क्या करते थे, वो अपनी कंट्री में भेजते थे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। तो वो लोग इस रॉ मटेरियल को यूज़ करके वहाँ पे गुड्स बनाते थे, और जो गुड्स बन जाते थे वो वापस से इंडिया में लेकर आते थे और इंडिया में बेचते थे बहुत ज़्यादा कीमतों पर। तो हम सिर्फ उनके लिए एक प्राइमरी प्रोडक्ट का सोर्स थे, और उनके लिए एक मार्केट थी कि जो भी वो फिनिश गुड बनाते हैं वो गुड हमारे यहाँ पे बेच सकें। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मेन जो एक्सपोर्ट था वो था सिल्क, रॉ कॉटन, शुगर एक्सेट्रा, जो इस तरह के आइटम थे जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और जब हम इंपोर्ट करते थे वो थे मशीनरी, वुडन क्लोथिंग या कॉटन, जो कॉटन प्रोसेस करके बन जाता है, वो फिर वो इंडिया में लाके और इंडिया में बेचते थे।
अल्टीमेटली जो उनका मेन मोटिव था फ़ायदा कमाना, इंडिया को दो तरीके से एक्सप्लॉइट करना, रॉ मटेरियल यहाँ से खींच एक्सट्रैक्ट करके अपने यहाँ बेचना, और जो फिनिश गुड बन गई उनको इंडिया में बेचना एट अ मच कॉम्पिटिटिव रेट। धीरे धीरे करके जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन करनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए जो ब्रिटिशर्स उनको देते थे। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। भाई मोनोपोली, मोनो वर्ड का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ब्रिटिश रूल था उसका एक कंप्लीट मोनोपोली थी यहाँ पर। तो हम जो भी यहाँ से हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था वो टारगेट वो सिर्फ ब्रिटिश मार्केट के लिए एक्सपोर्ट किया जाता था, मतलब हम और बाकी मार्केट्स को कवर नहीं कर सकते थे, हम कोई दूसरे देशों को वो गुड्स नहीं भेज सकते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सपोर्ट थे वो कन्फाइंड टू ओनली ब्रिटेन, जिसकी वजह से वो हमारे को जब लगातार एक्सप्लॉइट करते चले गए और इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा कि हमारी कंट्री के रिसोर्सेज बहुत कम रह गए हमारे लिए। तो थर्ड पॉइंट है वो है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। भाई इंडिया के पास जो भी पैसा था, जो भी रिसोर्सेज थे, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो मिनरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो रॉ कॉटन हो, चाहे वो जूट हो, इस तरह के जो भी रिसोर्सेज थे वो उन्होंने यहाँ से निकालना स्टार्ट करा, एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करा। हुआ क्या, एक्सपेंसिव जब वो पैसा अर्न करते थे उसका क्या यूज़ करते थे कि जो भी यहाँ पे कॉलोनियल सेटअप करने के लिए जो भी खर्चा आता था, भाई जैसे कि अलग अलग जगहों से कनेक्टिविटी बिठाना, या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ पे एक्सपेंसेस है, या यहाँ पे जो आर्मी उनको होल्ड करनी पड़ रही है, जो सपोर्ट करनी पड़ रही है, तो वो जो भी पैसे यहाँ से कमाते थे वो इस तरह की चीज़ों पे खर्च कर दिया जाता था। और एक्सपेंसेस ऑफ वॉर फॉट बाय द गवर्नमेंट पे ब्रिटिश, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड पे वो कई सारी कंट्रीज पे रूल कर चुके थे, तो उनको उनकी जो लड़ाई के एक्सपेंसेस थे वो इंडिया के रेवेन्यू से पूरे किए जाते थे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी पैसा उन्होंने कमाया वो उन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए खर्च कर दिया। उन्होंने जो कोई भी पैसे का कोई भी पार्ट उन्होंने इंडिया पे या डेवलपमेंट पे या किसी भी तरीके से नहीं खर्च करा। अल्टीमेटली इंडिया की हालत ख़राब होती चलेगी। इंडिया जस्ट एक प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर और फिनिश गुड का इंपोर्टर बन के रह गया। ओके बच्चों, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि जरा इन डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आने वाला है उसमें इन सारी चीज़ों का यूसेज होगा। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है बर्थ रेट। ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज बर्थ रेट, व्हाट इज डेथ रेट, व्हाट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको समझना है। सबसे पहले बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर। भाई एक साल में एक देश के अंदर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000, हर 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। अगला है डेथ रेट। डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन अ ईयर। भाई एक साल में पर 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। अगला पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स होते हैं जो एक साल से छोटे बच्चे होते हैं, वो उनकी डेथ रेट की बात हो रही है कि कितने बच्चे मर जाते हैं एक साल की एज को कंप्लीट करने से पहले पर 1000। दैट इज रेफर टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल पूरा होने से पहले जो बच्चों की डेथ हुई आती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड अगला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। रेफर्स टू एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। भाई जैसे कितने साल तक ऑन एन एवरेज हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल तक जिएंगे। ओके बच्चे, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट वर डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। भाई डेमोग्राफिक वर्ड का मतलब होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड, हमारी जनसंख्या से रिलेटेड जो भी सिचुएशन थी ब्रिटिश रूल के टाइम में वो कैसी थी। मैंने अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कराई थी, बर्थ रेट, डेथ रेट, उनका यहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। भाई हम इसको जो भी कंडीशंस थी, डेमोग्राफिक कंडीशंस, हमारी पॉपुलेशन की कंडीशंस, उसको हम 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। भाई आप सीधे से समझ सकते हैं कि हम एक ऐसी इकोनॉमी थे, एक ऐसी कंट्री थे जहाँ पे कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। मतलब ये समझ लीजिए कि 48 लोग 48 पर 1000 डेथ रेट था, जो एक बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी की निशानी, बहुत ही एक बैकवर्ड कंट्री की निशानी है, जहाँ पे कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा। डेथ रेट था 40 पर 1000, बर्थ रेट था 48 पर 1000, जो कि ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी।
भाई इतना डेथ रेट ज़्यादा कब होगा जब हमारी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, किसी भी टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोग बच्चे ज़्यादा मरते थे। तो आता है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। भाई हमारी कंट्री में जो लिटरेसी रेट था, जो पढ़े लिखे लोग थे पर थाउजेंड, जैसे इट वाज अराउंड 16%। सिर्फ 16% लोग जो थे पर 100 वो हमारे पढ़े लिखे होते थे, और जो फीमेल्स थी उसमें लिटरेसी रेट और भी कम था, इट वाज ओनली 7%। जस्ट इमेजिन करिए, आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों का जो परसेंटेज है वो इतना कम है, तो उस कंट्री का डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा होगा। अगला पॉइंट है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। भाई दे वर होपलेस, बहुत इतना बुरा हाल था कि कोई हॉस्पिटल्स नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। दूर दूर तक गांव के जो हकीम और ये लोग थे इलाज क्या कर रहे थे, मॉडर्न फैसिलिटीज़ वहाँ पे कोई भी नहीं थी उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट ने टोटल जो एम था वो अपने को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यूज़ करा। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जहाँ पे कि इंडियंस को फ़ायदा हो। तो उस टाइम पर जो कंडीशन थी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, दे वर वेरी पुअर। तो अगला पॉइंट आ गया हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैंने अभी आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया था कि जब बच्चे 1 साल की एज तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था, मतलब 218 बच्चे पर 1000 मर जाया करते थे, जो कि एक बहुत सीरियस सिचुएशन मानी जाएगी, क्योंकि 218 बच्चों की डेथ हो जाना पर 1000 इज अ वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात है। देन अगला आता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि ऑन एन एवरेज एक कंट्री के लोग कितने साल तक जीते हैं। तो उस टाइम पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, इट वाज अराउंड 44 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीते थे, और उसके बाद कोई ना कोई बीमारी या प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ हो जाया करती थी। तो ऑन एन एवरेज इट वाज 44। फिर अगला है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। भाई क्योंकि हमारी कंट्री बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी थी, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थे, जमींदारी सिस्टम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा इग्नोर करती थी सिस्टम को, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि किसान सुसाइड कर लिया करते थे, या अपनी ज़मीनों को छोड़ के भाग जाया करते थे, या वो इतने ज़्यादा डेट में होते थे कि बॉन्डेड लेबर, मतलब कई कई जनरेशन तक वो जमींदारों के यहाँ पे काम करते थे अपने उधार को चुकाने के लिए। मतलब इट वाज द सिचुएशन वाज वेरी होपलेस। ओके बच्चों, जो अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का पूछा जाता है वो है कि हमारी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के टाइम में वो कैसी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, जैसे रोड है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कम्युनिकेशन है, जो इस तरह की चीज़ें हैं उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बुलाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको ध्यान हो या आपने पहले पढ़ रखा होगा कि हमारा कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत पुअर था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रोड। भाई अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ जगहों पे कुछ एरियाज को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाई, लेकिन उसको रोड्स बनाने का जो मेन एम था वो इंडिया का फ़ायदा पहुंचाना नहीं था। उसका मेन एम क्या था कि आर्मी को मोबिलाइज करना, कि भाई अगर कहीं पर किसी जगह पर जो लोकल इंडियंस हैं अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं तो जल्दी से जल्दी आर्मी को वहाँ पे भेजा जा सके और कोई भी टाइप का विद्रोह या रिवोल्ट उसको दबाया जा सके। तो पहला था मोबिलाइजिंग द आर्मी, दूसरा था ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल। भाई हमारी कंट्री क्योंकि बहुत वास्ट है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और उस टाइम पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, तो उनको बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती थी। तो वो लोग क्या करते थे, वो इंडिया से रॉ मटेरियल को लेकर अपनी कंट्री भेजा करते थे। लेकिन अब रॉ मटेरियल को लेने के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी रोड्स होना बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों ने जहाँ जहाँ पे भी रोड्स बनवाई, उनका मेन एम अगेन इंडिया को फ़ायदा पहुँचाना नहीं था, वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से रॉ मटेरियल को लेकर पोर्ट तक जाता था, और पोर्ट से उसको फिर ब्रिटेन में शिप कर दिया जाता था वहाँ की फैक्ट्रीज में यूज़ करने के लिए। अगला पॉइंट है रेलवेज। भाई एक बहुत बड़ा फ़ायदा, अगर हम इसको फ़ायदा बोले तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पहुँचाया वो था रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करना। लेकिन अगेन रेलवेज का फ़ायदा, रेलवेज उन्होंने इस्टेब्लिश करिए, बनाई, पर्पस था अगेन ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प करना। उनका कहीं पर भी एम नहीं था कि वो इंडिया को कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन जब उन्होंने रेलवे सेटअप करा
तो उसका कुछ फ़ायदा इंडिया को हुआ कि जब लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे, तो लोगों में जो कल्चरल इंटरेक्शन था वो बढ़ा, लोगों में यूनिटी बढ़ी। दूसरा पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भाई क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मर्स को एनकरेज करती थी कैश क्रॉप उगाने के लिए, और फूड क्रॉप को कहीं ना कहीं उतना एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता था। तो अब जो किसान लोग थे वो जो भी क्रॉप उगाते थे उससे रेलवे से हेल्प मिलती थी कि वो मार्केट तक ले आकर उसको बेच सकें। सो एक तरह से एग्रीकल्चरल का कमर्शियलाइजेशन हो गया। थर्ड पॉइंट, प्रमोटेड फॉरेन ट्रेड। भाई अब सीधी सी बात है कि जब हम रॉ मटेरियल को अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट से इकट्ठा करके पोर्ट तक लेकर जा रहे हैं, तो जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो पहले से बढ़ गया। लेकिन अगेन बात वही थी कि क्योंकि हमारा फॉरेन ट्रेड टोटली ब्रिटिश को फोकस करके था या ब्रिटिश को फ़ायदा पहुंचाना था, तो जो भी हम यहाँ से गुड्स को भेजा करते थे वो ज़्यादातर ब्रिटेन में जाया करती थी, हम बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब अल्टीमेटली फ़ायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ, इंडिया को यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ। सिर्फ थोड़ा सा यूनिटी बढ़ी, लोगों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे हुआ, और फार्मर्स को थोड़ी सी मार्केट मिल गई कि वो मार्केट तक अपने प्रोड्यूस को ले जाकर बेच सकते थे। तो जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। भाई गवर्नमेंट ने थोड़े स्टेप्स उठाए जरूर कि वो एयर या वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर सकें, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनके जो एफर्ट्स थे वो सिंसियर नहीं थे। तो हमारी कंट्री का जो भी वाटरवेज थे वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सके। जो थोड़े बहुत इनलैंड वाटरवे जो कंट्री के अंदर पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं वो उन्होंने डेवलप करे, वो इतने इकोनॉमिकल नहीं थे, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इंडिया के लोगों को नहीं मिला। अगला पॉइंट है कम्युनिकेशन। भाई उस टाइम पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता था, लेकिन अगेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब पोस्ट एंड टेलीग्राफ को सेटअप करा तो उसका मेन एम क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही इंटरेस्ट को हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना, कि कहीं पर अगर रिवोल्ट होता है तो प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जा सके, जिससे कि उधर आर्मी भेज के उस रिवोल्ट को दबाया जा सके या कोई भी टाइप का अनरेस्ट है उसको सप्रेस किया जा सके, उसको दबा सके। अगेन जो सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो फ़ायदा पहुंचाने का मेन एम था वो था फ़ायदा पहुंचाना ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इंडिया को फ़ायदा पहुंचाना कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का एम नहीं रहा, जिसकी वजह से इंडिया 200 साल तक उनके रूल में सफ़र करता रहा। ओके बच्चों, जो एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा इस चैप्टर में अलग है वो कैसे है, व्हाट वर फ्यू ऑफ द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। भाई ब्रिटिश रूल के कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जहाँ पे कि उनका इंडिया को फ़ायदा हुआ हो। ऑब्वियसली एक अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट या उनकी पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया को नुकसान हुआ, लेकिन कुछ जो फ़ायदा इंडिया को हुआ वो है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। भाई हमारी कंट्री में हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो पहले से थोड़ा बढ़ गया, और बढ़ के इतना ज़रूर हो गया कि अब हम अपनी सेल्फ सफिशिएंट हो गए। मतलब हमारे को बाहर से इंपोर्ट करने की, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम पड़ती थी। सेकेंड पॉइंट, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेलवेज हो, लेकिन उन्होंने करा तो अपने फ़ायदे के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इंडिया को फ़ायदा हुआ और इंडिया में जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थी वो अच्छा हो गया। थर्ड पॉइंट, चेक ऑन फेमीन्स। पहले क्या होता था कि पहले हमारे देश के कई सारे पार्ट्स में सूखा पड़ता था और वहाँ पर फूड ग्रेन को प्रॉपरली नहीं पहुँचा पाते थे सूखा पड़ने के बाद भी, और वहाँ पे कई हज़ारों लोग मारे जाते थे। लेकिन जब रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया तो ये जो सूखा पड़ने की सिचुएशन थी वो आराम से गवर्नमेंट टैकल करने लगी, और अगर कहीं कंट्री में सूखा पड़ता भी था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो वहाँ पर फूड ग्रेन को पहुँचाना आसान हो गया। अगला पॉइंट, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकॉनमी। भाई इससे पहले, ब्रिटिश रूल से पहले हम सिर्फ बार्टर सिस्टम में बिलीव करते थे, जहाँ पे कि एक गुड के बदले में दूसरी गुड को चेंज किया जाता, खरीदा या बेचा जाता था। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने करेंसी को इंट्रोड्यूस करा और करेंसी को यूज़ में लाना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे करके इंडिया में लोग मॉनेटरी सिस्टम या मनी को यूज़ करने लगे खरीदने या बेचने के लिए। अगला पॉइंट, अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। भाई हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थोड़ा सा बेटर था। तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई तो हमारे कंट्री के पॉलिटिशियंस को ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि एक बना बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमें मिल गया, और जिसको हमने
यूज़ करा अपने कंट्री को स्टेबलाइज करने में आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसका हमें फ़ायदा हुआ। ओके बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। तो अगर हम इसको कुछ पॉइंट्स में बांटें तो सबसे पहले आता है कॉलोनियल इकोनॉमी। भाई सीधी सी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम पर रूल करा ऑलमोस्ट 200 साल तक, और हम जो एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस अच्छी इकोनॉमी माने जाते थे, उन्होंने जब हमें 200 साल तक एक्सप्लॉइट करा तो हमारा हाल ऑब्वियसली ख़राब हो गया। हमारे रिसोर्सेज, मिनरल, पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज, हर चीज़ को उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करा। दूसरा पॉइंट सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। भाई ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, तो इससे क्या हुआ कि एक क्लास सिस्टम बन गया जहाँ पे कि ज़मींदार और टेनेंट्स, जो कि फार्मर्स, जो गरीब लोग थे, शेयर क्रॉपर्स थे, जो उनके यहाँ पे खेती किया करते थे। दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैपिटलिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, एक तरफ फैक्ट्री ओनर्स और एक तरफ लेबर। तो एक तरह से एक क्लास और बन गई जो मेनली सिटीज़ में हुआ करते थे, फैक्ट्री ओनर्स एंड लेबर्स। और क्योंकि लेबर्स के हाल को हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा, तो हमेशा सोसाइटी में एक अनरेस्ट रहता था, और कहीं ना कहीं क्योंकि लेबर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। थर्ड पॉइंट, स्टेगनेंट इकोनॉमी। वही स्टेगनेंट का मतलब होता है ठहरी हुई इकोनॉमी, जहाँ पे कि इकोनॉमी में कोई भी टाइप का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। आप जस्ट इमेजिन करिए कि कोई भी इकोनॉमी जिसमें सिर्फ 0.5% का डेवलपमेंट हो रहा हो या ग्रोथ हो रहा हो, उस इकोनॉमी की क्या कंडीशन होगी। तो इसका मतलब है कि कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी वाज पैथेटिक, वाज वेरी बैड। जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। भाई बैकवर्ड इकोनॉमी की अभी हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े कि हमारी कंट्री बैकवर्ड कैसे रह गई। उन्हीं रीजंस को अगर हम एक बार समराइज करें, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जहाँ पे कि हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाया जा सके, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो। तो हमारी कंट्री का जो प्रोडक्टिव लेवल है वो बहुत कम रहेगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, उत्पादन करने की क्षमता, तो वो क्षमता हमारी बहुत कम थी। अगला है लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। थर्ड पॉइंट, आउटडेटेड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। भाई हमने जो भी खेती बाड़ी में हम जो भी प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ किया करते थे वो कम्प्लीटली आउटडेटेड थे, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट था वो बहुत कम होता था, नॉट इवन सफिशिएंट इनफ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी काफ़ी नहीं होता था। अगला पॉइंट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। भाई बर्थ रेट होता है जहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे पर 1000 जन्म लेते हैं, और डेथ रेट जहाँ पे बहुत सारे लोग पर 1000 मर जाते हैं। किसी भी कंट्री का अगर बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे इलिटरेसी लेवल ज़्यादा है, तभी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, या वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से डेथ रेट ज़्यादा होता है। अगला पॉइंट है पॉवर्टी। भाई क्योंकि हमारी कंट्री में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे फॉर एम्प्लॉयमेंट, और एग्रीकल्चर का हाल ख़राब था, तो कहीं ना कहीं मास पॉवर्टी थी। इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट गरीब था, बहुत सारे लोग गरीब थे। एंड इलिटरेसी, भाई हम लोगों ने अभी डिस्कस करा पिछले क्वेश्चन में कि कंट्री का जो लिटरेसी रेट था बहुत कम था, ओनली 16%, 16% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिटरेट, और फीमेल्स का हाल तो और भी ज़्यादा ख़राब था, इट वॉज ओनली 7%। इसका अगला पॉइंट है डिप्लीटेड इकोनॉमी। भाई डिप्लीटेड इकोनॉमी होता है क्या, पहले इसको समझते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट्स वर मेड टू रिप्लेस फिजिकल असेट्स डिप्रिशिएटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूज। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा काम नहीं करा कि वो जो फिजिकल असेट्स थे, जैसे लैंड, जितने भी रिसोर्सेज थे, वो इतने बुरे हाल में हो चुके थे कि वो कंट्री के लिए बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं थे। अगला पॉइंट, डिवाइडेड कंट्री। भाई हमारी कंट्री को ब्रिटिशर्स ने क्या करा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करी। जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो इंडिया का पार्टीशन हुआ, और जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया का बहुत सारा प्रोडक्टिव पार्ट पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत नुकसान हुआ। प्लस उस टाइम पे खून खराबा हुआ, आपको मालूम होगा। उस टाइम पे हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान में चले गए, और हमारी कंट्री में एक ऐसा सिस्टम बन गया जिससे आज तक हमारी कंट्री पे उसका बुरा इफेक्ट आता है। ओके बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड आई होप आपको बहुत फ़ायदा रहेगा मेरी क्लासेस को देखकर और सुनकर. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड वर्क हार्ड. गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड. वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ऑन टेस्ट. में जो आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी 2 वीडियोस में ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ जहाँ पे कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है. कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर्स जो कि मुझे लगता है और जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मैं आज वो कवर करने जा रहा हूँ जो कि टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चन हैं और टीचर कहीं ना कहीं आगे पीछे घुमा फिरा के इन क्वेश्चंस को ज़रूर देते हैं. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो है द बैटल ऑफ प्लासी वॉज 41. मतलब कौन सा ऐसा ईयर है जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी. तो बैटल ऑफ प्लासी कौन सी ईयर में लड़ी गई में, मतलब ये वो बैटल थी जहाँ पे कि पहली बार अंग्रेजों को इंडिया में अपना पैर जमाने का मौका मिला. दूसरा क्वेश्चन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के कमर्शियलाइजेशन होने का क्या मतलब है. तो भाई सीधी सी बात है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. भाई अभी तक जो हमारा फार्मर था, जो भी फूड कैन प्रोडक्शन करता था वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाता था. मार्केट में बेचना पर्पस बहुत कम हुआ करता था. लेकिन बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने फार्मर्स को एनकरेज करा ज़्यादा प्राइस पे करके कि वो ऐसी क्रॉप्स उगाए जो मार्केट में बेची जा सके, तो एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया. कैश क्रॉप्स पे फोकस बढ़ गया, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो गया, प्लस अब प्रोडक्ट को जो भी सरप्लस प्रोडक्ट उसके बचता था वो मार्केट में बेचा जाता था प्रॉफिट के लिए. अगला क्वेश्चन है शेयर क्रॉपिंग. भाई शेयर क्रॉपिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर क्रॉपिंग. शेयर क्रॉपिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो लैंड ओनर्स हैं वो टेनेंट रखते हैं और ज़मीन का जो भी ज़मीन को रेंट पे दिया जाता है, तो किसानों के साथ ये एग्रीमेंट होता था कि ज़मीन के एक पार्ट पर जो भी उगाया जाएगा वो लैंड ओनर को दिया जाएगा. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ लैंड ओनर अलाउज अ टेनेंट टू यूज़ द लैंड. लैंड ओनर टेनेंट को अलाउ कर रहा है कि वो ज़मीन को यूज़ करें इन रिटर्न फॉर अ शेयर ऑफ द क्रॉप्स. और बदले में जो पूरे साल वो टेनेंट ज़मीन को यूज़ करेगा, तो उसके बदले में जो भी एक पार्ट पर जो भी क्रॉप उगाई जाएगी वो पूरी की पूरी क्रॉप लैंड ओनर को जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट. रेंट की फॉर्म में फार्मर को वो पूरी की पूरी क्रॉप लैंड ओनर को देनी पड़ेगी. ओके बच्चों, जो अगला 1 मार्क का क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट आर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज. भाई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं. इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स एक्सेट्रा विच कैन बी फर्दर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स. वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो मशीन्स या टूल्स को प्रोड्यूस करने के काम में आती हैं, जिनकी मदद से आप बाकी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बोलते हैं. अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आता है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये टर्म हम ऑलरेडी मैक्रोइकोनॉमिक्स में कर चुके हैं. मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ. It refers to the money value of all the final goods and services which are produced within the domestic territory of a country by normal resident in an accounting year. इस डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है फाइनल गुड्स, उनकी मनी वैल्यू को जब हम टोटल करते हैं, और वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की जा रही है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, जब हम इन सारी गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को टोटल करते हैं, हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा. ओके, जो कुछ और इम्पोर्टेंट 1 मार्कर्स जो पूछे आते हैं वो है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटिश पीरियड में कहाँ पर थी हमारे इंडिया में मेनली. सो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर मेनली लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. 2 मेन स्टेट थे, महाराष्ट्र एंड गुजरात, जहाँ पे हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड थी. दूसरा क्वेश्चन, टिस्को कब इस्टेब्लिश किया गया था. टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. ये इंडिया में 1907 में इस्टेब्लिश करा गया था जमशेदपुर में. सो आपको जमशेदपुर 1907 टिस्को याद रखना है. अगला पॉइंट, सुएज कैनाल. सुएज कैनाल कब ओपन करी गई थी. इट वॉज इन द ईयर 1869 में सुएज कैनाल ओपन की गई थी. एंड अगला,
इंडिया का जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस है वो कब कैरी आउट किया गया था? इट वॉज इन द ईयर 1881। 1881 में पहली बार इंडिया का ऑफिशियल सेंसस कैरी आउट किया गया था। जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? कौन से ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बुलाया जाता है? ग्रेट डिवाइड जो ईयर था वो था 1921। भाई 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उस ईयर से पहले हमारा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो बहुत कम था, बट 1921 के बाद जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गई, इसलिए 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज इंडियाज बर्थ रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? भाई ब्रिटिश रूल में इंडिया का जो बर्थ रेट था, कितने बच्चे पर 1000 लोग पैदा होते थे, वो कितना था? इट वाज 48 पर 1000। अगला है, व्हाट वाज इंडियाज डेथ रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? इंडिया का डेथ रेट कितना था कि भाई पर 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ होती थी? इट वाज 40 पर 1000, 40 लोग पर 1000 लोगों पे मर जाया करते थे। देन अगला, व्हाट वाज लिटरेसी रेट? या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज फीमेल लिटरेसी रेट, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज लिटरेसी रेट, आपको जवाब देना है 16%, 16%। और अगर पूछा जाता है व्हाट इज फीमेल लिटरेसी रेट, तो आंसर आएगा 7%। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर डाइंग पर 1000, मतलब पर 1000 बच्चों पे जो ऐसे बच्चे थे जो 1 साल से कम एज के थे, उनकी डेथ हो जाना, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उस टाइम पर हमारी कंट्री का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो था 218 पर 1000, पर 1000 लोगों पे 218 बच्चे मर जाया करते थे। अगर हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ज़्यादा गलत और बुरा फिगर माना जाएगा, क्योंकि इतने बच्चों की डेथ पर 1000 पे हो जाना का मतलब है कि कंट्री बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। अगला पॉइंट, व्हाट वाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल में ऑन एन एवरेज जो उनकी एज क्या होती थी ऑन एन एवरेज, तो इट वाज 44 ईयर्स, मतलब 44 साल जो थी, इट वाज ऑन एन एवरेज दे यूज्ड टू लिव ओनली फॉर 44 ईयर्स। मतलब किसी न किसी कारणों की वजह से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे वो गरीबी हो, लोगों की डेथ हो जाया करती थी। तो ऑन एन एवरेज ह्यूमंस 44 ईयर्स तक ही जिंदा रहते थे। अगला है, व्हेन रेलवेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में रेलवेज को कब इंट्रोड्यूस करा गया? इट वाज इन द ईयर 1850। इंडिया में 1850 में रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा गया। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा आउटपुट? जो पर कैपिटा आउटपुट था ब्रिटिश रूल के टाइम में, उसका बढ़ने की स्पीड क्या थी? इट वाज ओनली 0.5%। 0.5% was the growth of per capita output during the British rule. अगला important question पूछा जाता है, what do you mean by occupational structure? occupational structure का क्या मतलब होता है? So अगर हम इसकी definition को ध्यान से देखेंगे, it refers to distribution of working persons across different sectors and industries. भाई कंट्री में जितने भी वर्किंग पर्सन है, वर्किंग लोग हैं, वो किस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में या सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है, मतलब कितना पार्ट एग्रीकल्चर में, कितना इंडस्ट्रीज़ में और कितना सर्विसेज में, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है, नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल के टाइम में कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट के नाम बताइए जिन्होंने पहली बार पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश करी। तो कुछ इकोनॉमिस्ट जिनका मेन नाम है वो है दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, विलियम डिग्बी DIGBY एंड फिंडले श्रीराज एंड RC देसाई। ये कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार इंडिया में पर कैपिटा इनकम के फिगर्स को एस्टिमेट करने की कोशिश करी। अगला क्वेश्चन, वेयर जूट इंडस्ट्रीज फॉर मेनली लोकेटेड? ब्रिटिश रूल में जो जूट इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड थी? सो दे वर मेनली लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, जो अब बांग्लादेश है। एक बहुत बड़ा नुकसान जो पार्टीशन के टाइम में हुआ कि जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान में चला गया, और हमारा जो बहुत बड़ा इंडिया का जो बहुत बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग सेक्टर था वो इंडिया से अलग हो गया, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत लॉस हुआ।